वेलकम बैक टू द बैक बेंचर ब्रदर नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च प्रोसेस, जो कि हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है। वो आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें बस ओवरव्यू है और व्हाट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये है हमारा फोर्थ ईयर का यूनिट फर्स्ट का लास्ट पार्ट, जो हमने अभी तक के वीडियो बनाए हैं उनमें से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिसर्च प्रोसेस से। तो रिसर्च प्रोसेस क्या है? रिसर्च प्रोसेस इज सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज मेथड टू आंसर क्वेश्चंस टू और सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक मेथड है। क्यों? कि उससे हम हमारे आ, मतलब कि जो हमारे क्वेश्चन है उसको आंसर दे सकते हैं और हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए रिसर्च प्रोसेस है। ठीक है, इट हेल्प्स टू जनरेट न्यू नॉलेज, इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस एंड गाइड डिसीजन मेकिंग। न्यू नॉलेज को जनरेट करने के लिए मदद करता है। फिर आता है इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिसेस। रिसर्च नर्सिंग प्रैक्टिस है उनको इम्प्रूव करता है। और लास्ट का है गाइड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हमें मदद करता है एज ए नर्स, मतलब नर्सिंग को। फिर आता है स्टेप्स, जो कि हमारे 9 स्टेप्स है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर रहता है उसको रिव्यू करने का। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस, रिसर्च डिसीजन। देन आता है सैम्पलिंग टेक्निक्स, डाटा कलेक्शन। फिर आता है डाटा एनालिसिस। फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड मतलब कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। और लास्ट का है डिसेमिनेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये जो अभी स्टेप्स है, मैं एकदम बेसिक से मतलब एकदम कम कम एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि इसके ऊपर का डिटेल वीडियो है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक होगा। ठीक है, पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। उसमें क्या है? रिकॉग्नाइजिंग अ गैप और इश्यू इन प्रैक्टिस। तो हम मतलब क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर गैप और इशू को आइडेंटिफाई करते हैं जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका एग्जांपल देखिए, हाई इन्फेक्शन रेट्स आफ्टर सर्जरी। ये एक प्रॉब्लम है। क्यों? मतलब कि क्या, सर्जरी के बाद इन्फेक्शन रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया हमारे प्रैक्टिस में। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकेंड स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब कि क्या? कलेक्टिंग एग्जिस्टिंग स्टडीज एंड इंफॉर्मेशन। मतलब कि क्या, जो भी पहले स्टडीज हुए, मतलब अभी पहला जो हमारा एग्जांपल था कि मतलब इन्फेक्शन के रेट्स बढ़ जाते हैं आफ्टर सर्जरी। तो उसी के रिसर्च जो मतलब उसी के रिलेटेड जो भी पहले स्टडीज हुए या फिर इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना। फिर आइडेंटिफाइज नॉलेज गैप्स एंड रिफाइंस द टॉपिक्स। मतलब कि क्या, जो भी मतलब हमने जो कलेक्ट किया है एग्जिस्टिंग स्टडी और इंफॉर्मेशन, उस उसके और हमारे नॉलेज के मतलब जो भी गैप है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और रिफाइन करना है। ये हमारा आ गया सेकेंड स्टेप, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेप, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस। ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस फॉर्म करना है। तो ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? देखिए, सेट स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक और मेजरेबल होनी चाहिए। फिर आता है डेवलप हाइपोथेसिस इफ एप्लीकेबल। तो हमें मतलब ये यूजुअली हर रिसर्च में ये इम्पोर्टेंट होता ही है, हाइपोथेसिस को डेवलप करना। ठीक है, अगर किसी किसी में नहीं, जो समझो माइनर या फिर ट्रायल रिसर्च बोल सकते हैं हम, उधर नहीं किया तो भी चलता है। फिर आता है हमारा फोर्थ स्टेप, रिसर्च डिजाइन। तो हम रिसर्च डिजाइन में चूज करते हैं कि हम कौन से टाइप का मतलब अप्रोच यूज करने वाले। उसमें हमने दो देखे थे, जैसे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच। इन दोनों में से हम कौन सा भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है प्लान मेथड्स, कि हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं। फिर हम जो डाटा कलेक्ट करने वाले उसके लिए हम टूल कौन सा यूज करने वाले हैं। और हमारा लास्ट है रिसर्च डिजाइन में, कि हम वो रिसर्च करने के लिए कितना टाइम लगेगा हमें। ये सब हम उसमें मतलब रिसर्च डिजाइन में हम करते हैं। फिर आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, सैम्पलिंग टेक्निक्स। सिलेक्ट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमने समझो एक एरिया है उधर का, उन पॉपुलेशन के रिलेटेड ही हम लोग रिसर्च करने वाले हैं। तो उनमें से ही कुछ मतलब सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए कुछ मेथड्स है।
उसके लिए कुछ मेथड्स है, जैसे कि रैंडम मेथड की रैंडमली किसी को भी लेंगे। फिर आता है कन्वेनियंस, तो भी जैसे कि हमारा कन्वेनियंस है, हमारे इजीनेस के हिसाब से हम पॉपुलेशन या फिर हमारे जो सैंपल है उसको कलेक्ट करेंगे। और पर्पजिव मतलब कि क्या, अ, कोई भी पर्पस मीट करने के लिए हम वो सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। फिर आता है 6 स्टेप डाटा कलेक्शन, गैदर डाटा यूजिंग टूल्स। अभी इसमें टूल्स मैंने लास्ट वीडियो में भी डिटेल एक्सप्लेन किए हैं, वो देख लेना। क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन और लैब टेस्ट, इसके मदद से हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंश्योर एथिक्स एंड कंसेंट, जो भी हमारा नर्सिंग का रोल है, मतलब कि इन्फॉर्म कंसेंट करना है, जो भी इथिकल लीगल ये है, जो भी हमारे प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करना है। फिर आता है 7 स्टेप डाटा एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर यहाँ गड़बड़ हो गई तो पूरा का पूरा रिसर्च मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो इस पे मेन फोकस रहेगा हमारा। तो इसमें हम बहुत सारे मतलब स्टैटिस्टिकल जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। एसपीएसएस करके एक सॉफ्टवेयर है, वो यूज कर सकते हैं, या फिर एक्सेल का। मोस्टली लोग तो एक्सेल ही यूज करते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। इसके इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। इसमें आता है प्रेजेंट इन अ टेबल्स, चार्ट और ग्राफ्स। तो हम एक्सेल की मदद से, जो कि हम तो जो भी हमारा डाटा है वो हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल, चार्ट और ग्राफ्स में हम प्रेजेंट कर सकते हैं डाटा। फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ अ फाइंडिंग, ये हमारा 8वां स्टेप है, ठीक है। कंपेयर रिजल्ट्स विद हाइपोथेसिस, जो भी हमने हाइपोथेसिस या फिर ऑब्जेक्टिव बनाया था, तो उससे हमें रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। फिर आता है लिंक टू प्रीवियस रिसर्च, अगर उसी टॉपिक पे, सेम टॉपिक पे पहले किसी ने रिसर्च किया है, तो हमें उसको मतलब जो भी हमारा रिजल्ट फाइंडिंग है हमारी, उसको प्रीवियस रिसर्च से लिंक करना है। फिर आता है स्टेप 9 कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, समराइज की फाइंडिंग्स, जो भी हमारी फाइंडिंग्स मिली है उसको हमें समराइज करना है। प्रोवाइड सजेशन फॉर प्रैक्टिस एंड फर्दर रिसर्च, कि मतलब कि क्या आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या फिर एजुकेशन दे रहे हो, जो भी आपके आगे रिसर्च करने वाला है या फिर कोई भी प्रैक्टिस करने वाला है उस फील्ड के रिलेटेड, तो उसको हमें सजेशन प्रोवाइड करना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर आता है लास्ट स्टेप, डिसेमिनेशन ऑफ अ रिजल्ट, शेयर रिजल्ट थ्रू जर्नल, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस। तो आपने एक बार रिसर्च पब्लिश कर दिया तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, कैसे, जर्नल्स रहते हैं वो पब्लिश कर सकते हैं आप, उसमें आपका रिसर्च डाल सकते हैं, या फिर सेमिनार्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कॉन्फ्रेंस में भी आप इसका हेल्प करके लोग जो भी अपना नर्सिंग स्टाफ है उसको एजुकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टाफ है, मतलब इम्पोर्टेंट स्टेप है लास्ट वाला, ये होना ही चाहिए, नहीं तो हमारे रिसर्च का कोई यूज नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो कि हमने नर्सिंग के फर्स्ट फर्स्ट डे या फिर फर्स्ट ईयर से ही हमने सुनते आ रहे हैं। तो क्या है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ अ बेस्ड रिसर्च, एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपर्टाइज एंड पेशेंट प्रेफरेंस टू इम्प्रूव केयर। मतलब कि क्या, हम ये तीनों चीजें, कि कौन कौन सी, बेस्ट रिसर्च एविडेंस फर्स्ट, फिर क्लिनिकल एक्सपर्टाइज एंड पेशेंट प्रेफरेंस टू इम्प्रूव केयर, ये तीनों का इंटीग्रेशन रहता है, तब उसको हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बोलते हैं। और इसकी मदद से ही हम इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। इसका मीनिंग क्या है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हेल्प्स मेक इन्फॉर्म क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या करता है कि इन्फॉर्म क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में हमें मदद करता है। तो इससे क्या होता है हमें, कि हमें पता चलता है कि मतलब अभी जैसे वो हमने देखा था एग्जांपल कि आफ्टर सर्जरी इन्फेक्शन रेट बढ़ जाते हैं, तो उससे हमें कुछ मतलब चलते कुछ रैशनली मिले रहेंगे कि हाँ ये प्रोसीजर करोगे तो इतना इन्फेक्शन रेट कम हुआ है, तो हम उसके हिसाब से ही डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे क्लिनिकल्स में। फिर ये फोकसेस ऑन, क्या मतलब जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है वो किस पे फोकस करता है, सेफ सेफ इफेक्टिव एंड क्वालिटी केयर। तो ये तीन चीजों पे मोस्टली फोकस करता है, सेफ, इफेक्टिव एंड क्वालिटी केयर टू द पेशेंट। तो ये है उसका इम्पोर्टेंस। फिर आता है पर्पज ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो क्या पर्पज है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का, क्यों हम उसको फॉलो करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को।
ठीक है। वो क्या करता है, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स मतलब कि क्या, कि जो भी मतलब हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इफेक्टिवली पेशेंट को प्रोवाइड होती है, ये हमें और मतलब उससे पेशेंट को हेल्प होता है, वो जल्दी रिकवर हो जाता है। ठीक है। फिर आता है प्रमोट कॉस्ट इफेक्टिव केयर। तो उससे क्या मतलब कि क्या, कि कम खर्चे में भी हम पेशेंट को कॉस्ट इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर कीप प्रैक्टिस अपडेटेड, मतलब कि क्या, जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको अप टू डेट रखते हैं। तो ये पर्पज है। फिर एनहांस प्रोफेशनलिज्म, इससे हमारा प्रोफेशनलिज्म या फिर जो भी हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर है वो जो भी हमारा कस्टमर मतलब पेशेंट है उनको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है और उससे हमारा प्रोफेशनलिज्म बढ़ जाता है। फिर आता है स्टेप्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रोसेस। ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो भी आप जस्ट ये जो नाम है, आस्क, सर्च, ये याद रखिए बस, जो मैंने डार्क ब्लैक में किए। तो फर्स्ट है इसमें आस्क क्लिनिकल क्वेश्चन। तो जब भी आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का ये प्रोसीजर है, इसमें फर्स्ट स्टार्ट क्या करते हैं अपन, क्लिनिकल क्वेश्चंस को पूछते हैं। उसमें फिर आता है सर्च बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। फिर हम सर्च करते हैं कि कोई मतलब एकदम अच्छा एविडेंस हमें मतलब हमारे पास होना चाहिए। अप्राइज द एविडेंस क्रिटिकली, जो भी हमें एविडेंस मिला है उसको हमें मतलब रिव्यू करना है या फिर अंडरस्टैंड करना है, जो भी एविडेंस मिला है उसको क्रिटिकली। फिर इंटीग्रेट, हमें इंटीग्रेट करना है एविडेंस विद द एक्सपर्टाइज एंड प्रेफरेंसेस, कि मतलब कि क्या, जो भी हमें एविडेंस मिला है उसको इंटीग्रेट करना है किससे, एक्सपर्टाइज, कि हमें क्या मतलब हमारा आउटकम क्या होना चाहिए, और पेशेंट या फिर जो भी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसके प्रेफरेंस क्या है, उससे हमें इंटीग्रेट करना है। फिर अप्लाई इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, अगर वो प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है या फिर उससे पेशेंट केयर इम्प्रूव हो रही है तो हम उसको हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है इवैल्यूएट आउटकम्स। तो फिर हमें कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करते रहना है जो भी हम प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उससे हमें प्रोग्रेस पता चलेगा और उसका नीड है या नहीं ये भी पता चलेगा। फिर आता है बैरियर्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो क्या क्या बैरियर्स है, मतलब मैंने इन दोनों को क्लासिफाई किया है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और इंडिविजुअल बैरियर। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में क्या आता है, इनएडुकेट रिसोर्सेज। अगर हमारे पास एज ए नर्सिंग स्टाफ कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, जैसे समझो सर्जरी हुआ है उसके बाद पेशेंट का ड्रेसिंग होना ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास ही अगर ड्रेसिंग मटेरियल नहीं है तो हम उधर तो कुछ नहीं करते, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को मतलब जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ जाते हैं। फिर आता है नो एक्सेस टू डेटाबेसेस, मतलब कि क्या, जो भी मतलब इतना ओरिएंट होने नहीं दे रहे हमें, जो कि और ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं उनके पास प्रॉपरली डाटा नहीं है कि हाँ इतने इतने पेशेंट को आफ्टर सर्जरी इन्फेक्शन हुआ था, उनके पास प्रॉपरली डाटा नहीं है और एक्सेस भी नहीं है। फिर लैक ऑफ अ टाइम, अभी हम एज ए नर्सिंग हमारा ड्यूटी रहता है 8 घंटे का, और एज ए इंडियन कंडीशन हमें मिलते हैं लगभग 8 से 10 जो पेशेंट रहते हैं, हर एक नर्स को मिलते हैं। तो उसके हिसाब से हम प्रॉपरली टाइम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि पेशेंट वर्कलोड ज़्यादा है उसकी वजह से। फिर आता है इंडिविजुअल बैरियर्स। फिर उसमें आता है पुअर क्रिटिकल अप्रेजल स्किल, जो कि कोई भी नर्स रहेगी उसके पास क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स नहीं मतलब कम रहेंगे। फियर ऑफ अ चेंज, उसको डर लगा रहता है कि चेंज हो मतलब उसमें चेंज आ जाएगा। और फिर लैक ऑफ नॉलेज और कॉन्फिडेंस भी आप पकड़ सकते हो, मतलब उसकी वजह से भी हम ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो यही था आज के लिए, जो कि हमने देखे रिसर्च के स्टेप्स और मतलब जो भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है उसके रिलेटेड देखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा कमेंट में बता देना।